जी 18 में क्या एंड सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर डाइस। तो आपने वो सैम्पल स्पेस बनाई होगी 6 by 6 यानी कि 36 की, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ numbers can numbers each dice is between 8 and 16 both inclusive। अब आप वो सैंपल स्पेस में जब सम निकालोगे तो 8 का सम 9 10 11 प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी प्रोडक्ट निकालना है। ओके तो प्रोडक्ट के लिए हम सैंपल स्पेस जो बनाएंगे, वापस आते हैं उसी सैंपल स्पेस में। किसी एक एग्जाम्पल में बनी हुई है ना? यस मैम बनी हुई है। हाँ वही मैं निकालना चाह रही हूँ कि हम उसमें, अच्छा मुझे बताओ पहला जो आपका कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, उसमें जो ऑब्जर्वेशन हैं वो क्या होंगी? ये रे 1 into 1 1, 1। अगर इसका प्रोडक्ट निकाले तो 1 बनेगा, ठीक है ना। सम बनाए तो 2 बनेगा, प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 बनेगा। नेक्स्ट का सम क्या बनेगा? ये जो ये है 2 और 1। ओहो ये क्या हो जाता है, 2 और 1 की क्या बनेगी? 2 आ जाएगा और लास्ट का 6 into 6 36 बनेगा, यानी से 1 से लेके 36 तक है, ऐसी है ना? मेरी बात समझ आई है? यस मैम। 1 से 36 तक। अब जो 36 वाली है, अब आपका जो क्वेश्चन था 6 एक्सरसाइज का, उस 6.18 में था प्रोडक्ट इज बिटवीन 8 and 16, ठीक है। तो उसी सैंपल स्पेस में वापस जाएंगे, जो कि अब मैं दोबारा नहीं जा रही क्योंकि मेरा बार बार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, बुक बंद ही हो जाती है। तो अब आप बताओ 8 कैसे आएगा प्रोडक्ट? जाहिर है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 4 को 2 से करोगे तब 8 आएगा, और क्या आ सकता है? बस यही आ सकता है ना। और उसके बाद जी मैम। हाँ 9 कब आएगा? 9 तब आएगा जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस वही आ सकता है। तो 3 हो गया आउटकम। अच्छा 10 कब आएगा? जब 2 और 5 को और 5 और 2 को करोगे, तो 3 और 2 5 हो गए आउटकम्स। अच्छा 10 के बाद 11 कब आएगा? 11 नहीं आ सकता ना मल्टीप्लाई करके, कोई भी दो ऐसे डॉट्स नहीं हो सकते जिनको मल्टीप्लाई करके 11 आ जाए। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा अब 12 आएगा नेक्स्ट, हमने बिटवीन 8 and 16 लेना है। तो 8 और 16 के बिटवीन में आपके पास जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो इनके बिटवीन में 11 एग्जिस्ट नहीं करता, फिर 12 आ जाएगा। 12 किसका किसका प्रोडक्ट हो सकता है? 2 और 6 का, 6 और 2 का, ठीक है। 3 4 भी तो है। हाँ 3 4 भी है और 4 3 भी है, तो 4 हो गए यहाँ से, है ना। अच्छा उसके बाद 13 आता है, 13 का कोई चांस नहीं आने का। 14 आता है, 14 का आने का चांस है, चेक करो जरा। इसमें 2 7 7 7 डॉट्स होती है कोई? 7 तो है नहीं मैम नहीं 7 14 का नहीं है। नहीं है। 15 हो सकता है, 3 और 5, 5 और 3, ठीक है। 15 के बाद 16 कैसे आएगा? 4 और 4, बस 4 और 4। तो जितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे जी, 8 and 2 नहीं आएगा, 8 नंबर ऑफ डॉट्स नहीं होते डाइस में ना, 1 से 6 तक होते हैं। उसी सैंपल स्पेस को वापस लाओ ना ज़हन में, वो जो पीछे मैंने भी दिखाई थी, उस सैंपल स्पेस के अंदर आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि कौन कौन से इन क्राइटेरिया पे 8 से 16 के बिटवीन पूरे उतरते हैं, उनको काउंट कर लेना है, ठीक है। वो काउंट होगी मेरे ख्याल 7 8 बनेंगे, जितने भी बनेंगे, तो उनको और डिवाइडेड बाय 36 लिख देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 प्रोडक्ट का ही वो पूरा बना लेना है आपने, ठीक है। और प्रोडक्ट का बनाने के बाद उसमें से जो डिविजिबल बाय होंगे 4, जैसे 30 पहला होगा 1, फिर अगला वाला प्रोडक्ट क्या होगा? 2, 1,2 का 2 आएगा, 1,3 का 3 आएगा, 1,4 का 4 आएगा। तो 4 इज डिविजिबल बाय 4, पहला सैंपल पॉइंट आपने ये लिख लिया। उसके बाद 1 5 1 6 का प्रोडक्ट जो है वो 4 पे डिविजिबल नहीं होता। अगली लाइन आ जाओ दूसरी वाली रो में, उसमें पहला आएगा 2 1, तो प्रोडक्ट हो गया 2, फिर 3 1, ये भी नहीं डिविजिबल बाय 4। अगला है 4 1, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 5 1 6 1, सॉरी 5 2 6
2 5 और 2 6, 2 6 का 12 आएगा, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो इस तरह से आपके ये डिविजिबल बाय 4 की आपने सैंपल स्पेस पहले प्रोडक्ट की बना लेनी है और उसमें जो 4 पे डिवाइड होंगे उतने काउंट कर लेने हैं और 36 पे डिवाइड कर देने हैं। ठीक है, अभी भी किसी को नहीं समझ आई तो मैं दोबारा सैंपल स्पेस बना देती हूँ, अगर समझ आ गई है तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैम 6.13 का डी वाला पार्ट करवा दें। 6.13 का डी, 13 कहाँ है, ये है 13। और मैम 6.9 भी एक दफा बता दीजिएगा। अच्छा 9 देखते हैं। वेल 13 का ये अकिंग वाला है, अकिंग एस जैक ऑफ यस मैम। और क्वीन ऑफ डायमंड्स, ये वाला कह रहे हो? जी मैम। अच्छा ओके, तो आपके पास टोटल कितने होते हैं कार्ड्स? 52। 52 मैम। ठीक है, अब किंग का मतलब होता है कि कोई भी किंग आ जाए, जब कोई भी किंग है तो आपका वो किंग क्वीन किंग जो है वो हार्ट का, स्पेड, क्लब, डायमंड किसी का भी हो सकता है। ठीक है ना, जब वो इनमें से किसी का भी हो सकता है तो फिर आप इसको लेंगे, कितने चांसेस हैं इसमें किंग होने के? इसके 4 चांसेस हैं। हाँ, एस, एस के भी कितने चांसेस हैं? 4 एसेस 4 होते मैम। हैं। 4 जैक ऑफ क्लब, इसका एक ही चांस है, ठीक है ना, क्लब का जैक सिर्फ एक ही होता है। अच्छा यस मैम। हाँ, क्वीन ऑफ डायमंड ये भी सिर्फ एक ही होता है। एक। हाँ, तो इनको ऐड करो तो 4 + 4 + 1 + 1 तो 10/52 आ जाएगा। 52 आपके पास टोटल है, ठीक है, तो 10/52 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, 6.9 पूछ रहे हो, ये रहा। यस When मैम। n is 10 persons and we wish to divide them at random into 3 groups consist of 2 persons respectively, in how many ways in this is this possible? आपने देखा है कि इन्होंने ग्रुप्स जो हैं वो कितने बनाए हैं? 3 के, ठीक है। मुझे आगे से नजर नहीं आ रहा कि थोड़ा सा वो मिटा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ, ये नहीं, 10 persons and we wish to divide them at random into 3 groups consist, इसकी ना पूरी स्टेटमेंट नजर आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि आगे काउंट लिखा हुआ है, 3 ग्रुप बन गए ना, तो पहला ग्रुप कितने का है, दूसरा ग्रुप कितने का, और तीसरे ग्रुप में 2 बंदे हैं। मेरी बात समझ आ गई? 3 ग्रुप बनाए हैं तो 10 लोग पूरे 3 में डिवाइड हो गए, तो वो कितने कितने हो सकते हैं वो इसलिए पता नहीं चल रहा ना, ऐसे ही है ना। तो इस क्वेश्चन को मैम आप, अगर 3 ग्रुप हैं, लास्ट वाले में 2 हैं तो 4 डिवाइड हो जाएंगे। जरूरी तो नहीं है ना 4 हो। हाँ, कुछ जी। भी हो सकता है ना, 6 2 हो हाँ सकते जी। हैं, 5 3 हो सकते हैं, 4 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो, स्टेटमेंट ही नजर नहीं आ रही है। अच्छा ओके मैम। हाँ, अच्छा अब वापस आते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा कंडीशन का मतलब ये है कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रही है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का बेहतर रिजल्ट आ सकता है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आज बारिश होने के क्या चांस है, और मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि कल तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और कल बारिश बादल बहुत ज्यादा आए हुए थे और बारिश हुई है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये चांस है कि कंसेक्टिव डेज में आपके पास बारिश हो, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने से आज की बारिश होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, या आपसे मैं कहूँ कि आप एक जो है बैग, उसमें से बॉल्स निकाल रहे हैं, हम कहते हैं कि पहला एक ड्रॉ जो आपने किया, पहला उसमें रेड बॉल निकल आया, अब दूसरा ड्रॉ करना जा रहे हैं, इसमें क्या निकलेगा, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि पहले वाले में आपके पास एक रेड कलर का बॉल ड्रॉ हो चुका है। यानी आपको जो आपने ड्रॉ करना है, जो सेलेक्ट करना है, या जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई हो, तो उसके लिए आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। ठीक है,
अब इसकी जरा एक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको एडिशनल थ्योरम पढ़ाया ना, एडिशन थ्योरम जो है उसमें ए यूनियन बी का साइन यूज होता था, यूनियन का साइन, ठीक है। और जब हम उसको ओपन करते थे तो राइट हैंड साइड पे प्लस का साइन यूज होता है, यानी यूनियन इज कैलकुलेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस, ठीक है। एडिशन से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं। इंटरसेक्शन में उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ, वो एडिशन है, ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। इसमें यूनियन की बजाय क्या यूज कर रहे हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो मल्टीप्लाई से आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क भी आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, खाली बी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके भी दो आगे केसेस है, जैसे एडिशन थ्योरम दो थे ना, कौन कौन से एडिशन थ्योरम थे मैम? एक था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, एक था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, एक था आपका पहला वाला जो आपने बताया वो था फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और जो बाद वाला आपने बताया जिसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, बिल्कुल उस तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी दो होते हैं, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब आप देखें, ये जो आपके सामने इस वक्त लॉ है ये फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब है ए बी पर डिपेंड कर रहा है या बी ए पर डिपेंड कर रहा है। अब आप देखें कि ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये पहले लिखी हुई है ये वाली, इसका मतलब ए पहले अकर कर चुका है, यानी ए इवेंट टेक प्लेस हो चुका है। उसके बाद जब बी अकर करने जा रहा है तो उसकी अकरेंस में ए का कंट्रीब्यूशन मौजूद है, तो ए की अकरेंस हो चुकी भी है और बी अकर करने जा रहा है, तो सो बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो आप देखें ये थोड़ा सा स्लैश लगा हुआ है, बी स्लैश ए, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय, बी डिपेंड्स ऑन ए और ए हैज अकर्ड, और इस केस में ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। कौन से इवेंट्स है ये, डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अगर हमारे पास ये डिपेंडेंट इवेंट्स ना होते, इंडिपेंडेंट होते, तो क्या आंसर आना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओनली बी, हाँ जी बी, ठीक है। यानी उनका सिंपल प्रोडक्ट होगा क्योंकि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ए का इफेक्ट बी पे नहीं आ रहा, बी का इफेक्ट ए पे नहीं आ रहा, इसलिए दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अच्छा, ये देख लेती हूँ वो वाला कहाँ लिखा हुआ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहले से आ गया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बाद में है, इसलिए पहले कंडीशनल ही पढ़ते हैं। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ से आपने द सैंपल स्पेस, ऐसे जो मैंने आपको बताया, द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद रिड्यूस सैंपल स्पेस। रिड्यूस सैंपल स्पेस का मतलब है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब मिल जाए तो आपकी सैंपल स्पेस पहले से जो बड़ी थी वो रिड्यूस होकर स्मॉल रह जाती है, जो स्मॉलर सैंपल स्पेस है उससे जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो ऐसा नहीं, यानी आपने इसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। इसकी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में एक वर्ड मिलेगा गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है। या दूसरा यह है कि क्लियरली लिखा हो क्वेश्चन में अप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक, या बाय अप्लाइंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड दिस इवेंट, उसकी अकरेंस के बारे में कुछ भी कहा जाए तो गिवन दैट आपका हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एडिशन थ्योरम कब लग सकता है, जब स्टेटमेंट में ओ आर और एग्जिस्ट करता हो, तो इसका मतलब है एडिशन थ्योरम लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब लगेगी, जब स्टेटमेंट में गिवन दैट यूज होगा। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये है, एक्चुअली मैं हाईलाइट करती हूँ यहाँ से, इसका चूंकि लेफ्ट हैंड साइड ये यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, यानी बी अकर कर चुका है, बी के अकर करने से ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं जो कि रिड्यूस सैंपल से निकलेगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी जो सैंपल पॉइंट्स हैं उनसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी,
और डिनोमिनेटर में बी चूंकि अकर कर चुका है, क्योंकि गिवन दैट के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो गिवन दैट के बाद लिखा होगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। यानी गिवन दैट के बाद ये स्लैश के बाद कौन सा इवेंट है, बी है, तो डिनोमिनेटर में भी कौन सा इवेंट आएगा, बी इवेंट आएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर लिखा होता है इसका रिवर्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहता जो यहाँ पर है। न्यूमरेटर क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन डिनोमिनेटर ये ना होता, बल्कि डिनोमिनेटर में इसकी जगह पर क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ जी बिल्कुल ठीक। जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कंडीशन जरूर दी जाती है कि वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जीरो, इसलिए कि जब डिनोमिनेटर में जीरो हो तो क्या आता है, इन्फिनिटी हो जाता है ना, ठीक है। तो यस जब मैम। हाँ, तो इसलिए डिनोमिनेटर के साथ ही आपको ये दिया जाएगा, स्टेटमेंट में लिखना है आपने वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के लिए कहते हैं कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, तो जीरो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जीरो से ग्रेटर ही होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी जो डिनोमिनेटर में आ रही होगी, ठीक है। और जो हमारी प्रोबेबिलिटीज के लिए पहले थ्योरम एग्जिस्ट कर रहा था कि इट शुड लाइज बिटवीन 0 to 1, इसके लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा था सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, वो इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है कि ये 1 होना चाहिए, ओहो ये इसके नीचे आ गया, ये दोनों इसके लिए यूज हो रहे हैं। और तीसरा ये है ये वाला, चलो इसको तीसरे को रहने दें आप, इसलिए कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और आपके लिए इतना आना ही नहीं है, ये थर्ड प्रॉपर्टी रहने दें इसकी। तो दो प्रॉपर्टीज जो है वो आपने करनी है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी शुड लाइज बिटवीन 0 and 1 बोथ इंक्लूसिव, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन था, इसका फॉर्मूला था, इसका यूज था और इसकी आइडेंटिफिकेशन थी कि किस तरह से ये आपके उसमें यूज होगा क्वेश्चन में। अच्छा, आगे हम चलते हैं, इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन। 6.17 आप देखिए, एग्जाम्पल दी हुई आपको, ठीक है। 2 coins are tossed, देखें जी सैम्पल स्पेस फिर वही वाली आ गई, 2 coins are tossed, सॉरी ये तो उसकी है कॉइन्स की, तो इसकी सैम्पल स्पेस यही बनेगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, दो इकट्ठे थ्रो कर रहे हैं तो ये इसकी सैम्पल स्पेस आ गई। लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट 2 heads appear and B the event that there is at least one पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ शायद नजर आ जाए। किसी से पढ़ा जा रहा है, किसी के पास हार्ड बुक है इसकी, मुझे पूरी तरह बुक खोल के इसकी पिक्चर नहीं बनाई थी। एटलीस्ट वन हेड ही होगा, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट वन हेड, अब आप मुझे बताएं इस पूरी सैंपल स्पेस में जो ये बनी हुई है, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स शामिल होंगे? मैम हेड हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड भी हो सकते हैं, टेल हेड, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता टेल है, हेड। हाँ ठीक है ना। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है 3 केसेस आ गए। तो अब आप देखें कि बी इवेंट जो है उसमें तीनों केसेस आ गए, ठीक है। कौन सी वाली है, ये वाला। गिवन दैट के बाद जो है वो ये प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट आपको पता चल गया ना, वो कंडीशन है जो हमने कहा था कि शो करती है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कंडीशनल है, गिवन दैट। अब आपने जो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है ये न्यूमरेटर है, क्योंकि आप इसकी फाइंड करने जा रहे हैं, जिसकी फाइंड करने लगे हैं वो आपका न्यूमरेटर होगा। यानी कि अगर हम इस इवेंट को, ये 2 हेड्स वाला जो है इसको हम कह दें कि ये आपका इवेंट ए है, और ये वाला इवेंट जो है इसको हम बी कह दें, तो ए गिवन दैट बी आपने फाइंड करना है ना, ये आपका बी है और ये ए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी ए गिवन दैट बी, ठीक। तो ए गिवन दैट बी के लिए आप देखें कि सैंपल स्पेस बनाई सबसे पहले, फिर ए इवेंट बनाया जिसमें दोनों हेड हैं, बी बनाया जिसमें तीनों हैं, और ए इंटरसेक्शन बी बनाया कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये है, ठीक है। क्योंकि आप इसका फॉर्मूला अगर आप ज़हन में लाओ तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से आप देखें कि जो इंटरसेक्शन है वो न्यूमरेटर में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि 1/4 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी जो कि 3/4 है, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया सबको?
एग्जाम्पल थी आपके सामने ही है, कोई फिर भी इशू हो तो फिर पूछ लीजिएगा। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाली 6.18 टू फेयर डाइस आर थ्रोन, ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गई। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन्होंने क्लियरली कह दिया, पहले वाले में गिवन दैट लिखा हुआ था और इसमें इन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये आपकी कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल। Conditional हाँ जी, आपने फाइंड क्या करना है, दैट द सम शो ऑफ टू डाइस इज 7। अच्छा जी 7 अच्छा शो हो रहा हो सम, तो आपको पता है कि ये डायगोनल में सारे जो वैल्यूज है 6 वैल्यूज ये 7 शो करती हैं। अच्छा, गिवन दैट के बाद कंडीशन क्या है, सम इज ऑड, यानी ये डिनोमिनेटर में आनी है, सम इज ऑड। तो सम ऑड कब आता है, आपको पता है कि इसमें पूरे 36 में से आधों का सम इवन होगा और आधों का सम ऑड होगा, ठीक है ना। अब आपने ऑड को अलग कर लेना है। अब आपने देखे ये बी जो इवेंट है इन्होंने सारे नहीं लिखे, देखें डॉट डॉट डाल दिए हैं, नजर आ रही है डॉट डॉट, इसका मतलब है ये कितने होंगे 36 में से आप 18 आउटकम्स होंगी ना जो बी में आएंगी, जिनके सम कितने आ रहे होंगे, ऑड आ रहे होंगे, ये जो मैंने इसमें बी को इनक्लोज कर दिया है। और ए क्या है आपका, वो है सम इज 7 जो कि ये डायगोनल में एग्जिस्ट कर रहा है। वो कितने हैं डायगोनल में एलिमेंट्स, 6। तो 6/36 न्यूमरेटर होगा, सॉरी हाँ 6/6 नहीं, जरूरी नहीं 6/6 न्यूमरेटर होगा क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है। अब आपने देखना है कि इसमें जो बी है और जो ए है इसमें कॉमन क्या है। अब आप देखो कि ए में जो ऑड आते हैं जिनके सम, ठीक है, एक ये जिसका ऑड है और 5 और 2, मैम सबका ही ओड होगा। नहीं नहीं, आपके पास जो डायगोनल में है सम इज 7, हाँ सम 7 है तो सारे ही ऑड होंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ तो इंटरसेक्शन भी वो पूरे का पूरा आ गया 7 के 7, ऐसे ही है ना, सारे 6 के 6 आ यस जाएंगे। मैम। हाँ तो न्यूमरेटर हो गया 6/36 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में जितने आपके पास बी में है वो 18 आएंगे, ठीक है। तो ये देखें इसकी प्रोबेबिलिटी मैं क्लियर कर दूं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप दोबारा से देख लें यहाँ पर कि किस तरह आएगा। ये देखें 6/36 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका इंटरसेक्शन वाला है, वो सॉरी ये न्यूमरेटर 6/36 और इसका डिनोमिनेटर बी होगा, बी की प्रोबेबिलिटी ये 18/36, ठीक है। और ये वाला जो मैंने गलत कर दिया है ये वाला हाईलाइट नहीं होना। तो 6/36 न्यूमरेटर और 18/36 डिनोमिनेटर, 36 से कैंसिल हो गया तो 6/18 आया और इसको मजीद कैंसिल किया तो आपके पास 1 बाय क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है जी। ये वाला आपके पास केस आ गया। उसके बाद आप देखें इसके अलावा और भी इसमें पॉइंट्स थे वो आपने खुद से कर लेने हैं, हमने सिर्फ एक ही किया है, 3 निकालने को इन्होंने कहे में है। एक गिवन दैट सी भी है, एक गिवन दैट डी भी है, डी भी इन्होंने डिफाइन किया होगा, सी भी इन्होंने डिफाइन किया होगा, वो उसमें से आपने पढ़ के देख लेना है। अच्छा 6.19 एग्जाम्पल आपने खुद करनी है, हम यूँ करते हैं एक्सरसाइज में से कुछ देख लेते हैं, अपना होमवर्क नोट कर लें। 18 को कंप्लीट करना है, 19 कंप्लीट करना है। अच्छा उसके बाद 19 आपको शायद ना समझ आए, थोड़ा सा मुश्किल है, कर लें, मैं बता देती हूँ आपको। 19 में ये है, आप देखिए जिस तरह हमने कहा था ब्रिज हैंड, जो प्लेइंग कार्ड्स हैं 36 में, उसमें ब्रिज हैंड में आपको ये याद रहना होना चाहिए कि 13 कार्ड्स ईच डिवाइड करते हैं और सारे कार्ड 4 प्लेयर्स में इक्वली डिवाइड होकर खत्म हो जाते हैं, 13 कार्ड्स ईच। तो ब्रिज हैंड कितने का होता है, 13 कार्ड्स की सिलेक्शन होती है। पोकर हैंड एक और गेम है, वो 5 कार्ड्स की सिलेक्शन होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें निकालने के लिए ये नॉर्मली क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 ही होते हैं ज्यादा, पोकर हैंड 5 का होता है और ये वाला जो है ब्रिज हैंड वो 13 का है। उसने कहा पोकर हैंड यानी कि आपको पता चल गया खुद ब खुद के 5 की सिलेक्शन करनी है। अब जो आपने यहाँ से 5 की सिलेक्शन की उस सिलेक्शन में आगे क्या बताया, एग्जैक्टली 3 फिर मिटा हुआ है आगे से, पता नहीं क्या लिखा हुआ, एग्जैक्टली 3 यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना, गिवन दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट मैम 3 एसेस है।
एसिड है, चलो ठीक है। कितने एसिड होते हैं टोटल, कितने एसिड होते हैं? 4 4 होते हैं। हाँ जी, तो 4 में से कोई 3 निकलेंगे ना, तो इसे लिखेंगे कोई इससे 3 है तो कॉम्बिनेशन लगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं जैसे आपका कैलकुलेटर पे लिखा होता है 4 और ये सी का बटन होता है, सी और 3, उसको हम उस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बड़ी सी ब्रैकेट। इसका मतलब ये है 4C3 और 4C3 समझ आ गया कि 4 टोटल एसिड है और उनमें से हमने कितने ड्रॉ करने हैं? 3 एसिड, ठीक है, एग्जैक्टली 3 एसिड। जबकि पोकर हैंड में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स 5 होते हैं। अगर 5 हाँ 3 एसिड अगर निकल आए तो बाकी 2 तो जाहिर है कि बाकी कुछ भी निकल सकता है ना, तो 48 बच के ना 52 में से जब 4 एसिड को अलग कर दिया तो 48 में से कोई से 2 निकलेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि ये 5 कैसे, इन्होंने 5 को कंप्लीट भी करना है तो 3 और 2 को ऐड किया तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? इसका रिजल्ट 5 आना चाहिए क्योंकि पोकर हैंड में 5 कार्ड होते हैं। तो 2 हमें कहाँ से निकालने होंगे? ऑब्वियसली वो 48 में से कोई से 2 ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक वर्ड और है इसमें, एटलीस्ट का, ठीक है। गिवन दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एसिड्स, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। ये आपकी ए की प्रोबेबिलिटी निकली है, ये वाली ए की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? इसका आंसर जो है वो न्यूमरेटर होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालने की जरूरत इसलिए अभी नहीं है क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना है न्यूमरेटर में। इंटरसेक्शन जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है, इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमने ना प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली अभी। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, ये एन ऑफ ए निकाल लिया, अब एन ऑफ बी निकाल रहे हैं। बी क्या है आपके पास? एटलीस्ट 2 एसेस, इसका मतलब है 2 भी एस हो सकते हैं, 3 भी एस हो सकते हैं और चारों के चारों भी एस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें ये 2 एसेस आ गए तो ऑब्वियसली बाकी 3 48 में से निकलेंगे। जब 3 एसेस आ गए तो बाकी 2 48 में से निकलेंगे क्योंकि पोकर हैंड में 5 होते हैं। जब चारों के चारों एस निकल आए तो एक जो है वो 48 में से निकलेगा। तो ये 3 केसेस को ऐड करेंगे हम, इनमें से कोई एक एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है 2 एसेस और 3 एसेस और 4 एसेस। क्योंकि मैं और बोल रही हूँ इसलिए आपने इनको क्या करना है, यहाँ सेंटर में देखें सम करना है कि एटलीस्ट का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक केस एग्जिस्ट करेगा, 2 केसेस और 3 एसेस और 4 एसेस, ठीक है। तो ये 2 एसेस हो गए, ये 3 एसेस हो गए और ये 4 एसेस हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद है इन दोनों में कॉमन क्या आया? इन दोनों में कॉमन, तो आप देखें कि ये वाला केस जो है ये इसके सेंटर में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऐसे है ना, ये कॉमन हो गया दोनों में। तो आपका इंटरसेक्शन जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इंटरसेक्शन आ गया, ठीक, जो चीज कॉमन थी। और बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? ये वाला जो आपका था, इससे बी की प्रोबेबिलिटी ये निकल आएगी। तो हम इसको कंडीशनल फार्मूला में अप्लाई कर देंगे, ऐड कर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर नहीं कुछ समझ आए तो आप जरा दोबारा पूछ लें, फिर मैं सब्स्टिट्यूट तो कर ही लेंगे ना, कंडीशनल का फॉर्मूला लगाएंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, उन्होंने एज इट इज किया हुआ है। कॉम्बिनेशन फाइनली सॉल्व करके एक बार ये आंसर कैलकुलेट किया है 0.0416। इसमें आपको अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ लें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आई सपोज कि आप सबको समझ आ गया, ओके फाइन। हम कंडीशनल का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से देखते हैं। आमिर से मैंने कहा था कि वो सनान से कि मुझे ना मीटर की रीडिंग्स नोट करा दे, उसने कहा मैं आमिर को भेजता हूँ, तो वो उसको भेजे ना, ये रीडिंग जरा कंफर्म कर लेता है, तो हमने फॉरवर्ड कर दिए। मैं हाँ जरा मीटर आप भेजे ना आमिर को, जरा मीटर रीडिंग से हम नोट कर लें। आपको आता देखना? जाओ, ठीक है ठीक है, इसको बता देना ये कंफर्म का, अपना रजिस्टर ले जाओ, यहाँ से नोट करो, जहाँ उसने एंट्री कराई हुई थी अब उससे आगे आज की डेट के साथ एंट्री करना।
हाँ जी, वो असल में ना सलमान आजकल जरा छुट्टी पे है, उसको कोई कोरोना का इशू है, तो अकाउंट्स ऑफिस में आ नहीं रहा ना, तो उसके पास जरा काफी बिल हमारे रुके हुए हैं। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। और ना डिस्पैच रजिस्टर से देख के ना जरा इसको अपडेट भी करना किस डेट को हमने फॉरवर्ड किया है। अच्छा बच्चों, मैं एक्सरसाइज में देख रही थी, 1 मिनट ही रह गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ से हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे उस दिन? मैम 6.33 से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ तक? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 6.33 से आई थिंक स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर इसका टॉपिक भी यहीं पे है। बी पार्ट देखिए आप, पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इफ टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट। आर डिफरेंट का मतलब है 1-1 ना हो, 2-2 ना हो, 3-3 ना हो, 4-4 ना हो, 5-5, 6-6 ये ना हो। तो 36 में से ये 6 निकल गए, तो बाकी कितने रह गए? 30 रह गए।